नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं हम। कक्षा 12वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को ध्यान होगा कि अध्याय संख्या हम 1 पढ़ रहे हैं। हमारा जो अध्याय है वह 1 है और कल के प्रकरण के अंदर हमने अलैंगिक जनन के बारे में बात करी थी। मैंने वहाँ पर आपके एक प्रश्न भी पूछा था, बीच में एक प्रश्न आ गया था और आज उसी प्रश्न से शुरुआत। प्रश्न ये था कि जो गिद्ध की या चील की संख्या कम हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है। वहाँ पर एक जो विषाक्त भोजन है करने से, हमने चूहों को मार करके इंसानों ने फेंका और उन्होंने खा लिया, उसकी वजह से मृत्यु हो रही है। एक तो ये कारण हो सकता है। एक अच्छा उदाहरण उसका उत्तर ये था कि जो उनके अंडे हैं, क्या हैं, अंडे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गिद्ध क्या है, अंडज है, बच्चों को जन्म नहीं देता और अंडे के रूप में बच्चे देता है। हम यहाँ पर क्लियर करेंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं में, है ना, इतना तो पढ़ा कि एक होते हैं हमारे पास में अंडज जो अंडे देते हैं और एक होते हैं जरायुज जो कि सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं। तो मनुष्य अंडज नहीं है, मनुष्य जरायुज है, ठीक है ना। एकेडिना और प्लेटिपस ये दोनों अपवाद है, ध्यान रखें, बात करेंगे इस पर। चलिए वर्तमान आते हैं अंडज पर। जब ये अंडे देते हैं कौन, बाज और चील जो भी हैं वो, तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। उनका जो अंडा है उनके अंदर वर्तमान में किसकी कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है। अब मान लेते बहुत ही ऊंचाई पर जाकर के इन्होंने एक घोंसला बनाया, उस घोंसले के अंदर इन्होंने अंडे दिए। पहले से ये दुर्लभ प्रजाति है, बहुत ही कम दिखाई देने लगे अब, क्योंकि इनको मारा तो हमने भी है। कैसे मारा है, मैंने कहा ना आपको, चूहे फेंक कर, है ना। चूहे है या कोई जानवर है, ऐसी कोई चीज़ थी जो आपने फेंकी और उसमें जहर मिला के फेंकी थी, उनको पहले इस प्रकार से लोगों ने किया था, है ना। बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ था। तो लेकिन वो तो एक कारण है ही है। मुख्य कारण वर्तमान में क्या है, जो देखिए इनके जो अंडे हैं उन पर कैल्शियम का जो आवरण है वो धीरे धीरे कम हो गया। क्या आप कैल्शियम के आवरण से इनकी जनसंख्या का क्या लेना देना। कैल्शियम का आवरण अपनी जगह, अंडे अपनी जगह। अंडे दिए तो है ना, देने के बाद में बच्चे तो निकलेंगे ही निकलेंगे। हाँ भैया, निकलेंगे तो है। उससे पहले छोटी छोटी चींटियाँ जो आर्थ्रोपोडा संघ की सदस्य है ना, वो छोटी छोटी चींटियाँ इन अंडों तक पहुँचेगी। अब कितनी भी ऊँचाई हो, चाहे वो पहाड़ के कितनी भी ऊँचे कोने पे क्यों नहीं बना ले, वहाँ पर दूसरे जीव जंतु पहुँचे ना पहुँचे, चींटियाँ तो पहुँच जाएंगी, मकोड़े पहुँच जाएंगे। तो वो कीड़े मकोड़े ये बाहर का जो कैल्शियम का खोल है उनको तोड़ करके अंदर प्रवेश करके जो अंदर का जो सजीव है ना, उस बच्चा है, उसको ये क्या करेंगे, चट कर जाएंगे। अब बताओ कितने भी दिन गिद्ध इसके ऊपर बैठ के अंडों को सेकेगा, अंदर से कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ऐसी परिस्थिति में बच्चे जन्म नहीं लेंगे और जो नए गिद्ध बनने वाले थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे दूसरे कारण भी हैं, है ना। गिद्धों की जो वातावरण है वो परिवर्तित हो चुका है, ये भी एक मुख्य कारण है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण कारक पूछा जाए और जैव विज्ञान की दृष्टि से पूछा जाए या जैव विविधता की दृष्टि से पूछा जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सबसे उपयुक्त उदाहरण यही है कि अंडों के अंदर कैल्शियम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ध्यान देना, इसके ऊपर विचार नहीं जाता है, जनरली हम सोचते ही नहीं हैं और उत्तर वही होता है हमेशा। पहले ये होता था कि आदमी जो सोचता था वो उत्तर होता था, अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो गया है, व्यक्ति जो नहीं सोचता है वही उत्तर होता है। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि कमेंट करके मुझे बताना, है ना। बहुत कम व्यक्तियों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों ने व्हाट्सअप किए ज़रूर हैं, लेकिन उनके भी उत्तर गलत हैं। तो अब आपको ध्यान समझ में आ गया होगा कि उत्तर क्या सही है। आज की कक्षा के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो क्लियर कर लेते हैं। आज की कक्षा को हमने कल जो छोड़ा था वो अलैंगिक जनन पे छोड़ा था। किस पर बात करते छोड़ा था, अलैंगिक जनन पे छोड़ा था। भले ही आज रविवार है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इसकी जो भी चर्चा थी मैंने आपको व्याख्यान संख्या 2 में पूरी करा दी थी। आज का नया टॉपिक हमारे पास में आएगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो हमारे पास में होगा अलैंगिक जनन के बाद में आएगा लैंगिक जनन।
लैंगिक जनन। इस साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इस पर चर्चा करनी होगी, समझना होगा कि क्या क्या पॉइंट है, किस प्रकार से है। क्या यहाँ पर कहीं पर क्लोन शब्द का उपयोग होगा, एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ कि क्लोन भी होगा या नहीं होगा। हमें यहाँ पर किस तरह से इनको वर्गीकृत करना है कि लैंगिक जनन को समझने की कोशिश किस प्रकार से करनी है। तो टॉपिक के हिसाब से आज का जो टॉपिक आ रहा है वो ये हटा देते हैं, और ये देखिए ये बन गया लैंगिक जनन, और व्याख्यान संख्या होगी हमारे पास में 3। रीट वालों के लिए महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रयोगशाला वालों के लिए तो ये अमृतवाणी है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो वीडियो को बीच में मत छोड़िए, पूरा देखिए, नोट्स बनाइए हाथों हाथ। कितना आसान हो रहा है आप सोचिए। एक आप खुद किताब खोल के पढ़ेंगे, उस चीज़ में समझ में नहीं आ रहा, फिर बोर होके छोड़ रहे हैं, उससे अच्छा अभी आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको समझाने का हर एक प्रयास कर रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो चीज़ समझ में नहीं आई मुझे पूछिए। स्क्रीन पर मैंने आपके नंबर दे रखे हैं, अब इससे ज़्यादा तो क्या करें, इतना तो करो। चलिए लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है लैंगिक जनन? आपकी बुक में लैंगिक जनन से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु और रह गया है, लगे हाथ उसी को पूर्ण कर लेते हैं, ताकि लैंगिक जनन तो पढ़ना ही है ना। अलैंगिक जनन के अंदर एक टॉपिक और छूट गया था, वो था आपका बंगाल का आतंक। क्योंकि आप बाकी लोग तो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो 12वीं वाले हैं वो कहेंगे बंगाल का आतंक। क्या कहानी है, थोड़ी सी समझते हैं इसको। बंगाल का आतंक क्या है? यानी कि इसको कहेंगे हायासिंथ, है ना, या एक और नाम से भी जाना गया है इसको, महाविपत्ति। कई बार क्या होता है, जो चीज़ जैसी दिखती नहीं है वैसी निकल जाती है, और वो एक मुसीबत बन के सामने आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोग बहुत ही नाराज़ होकर के, पेरेंट्स से झगड़ा करके कोई किसी चीज़ का मंगाते कि नहीं मुझे ये लेना ही लेना, खरीदना ही खरीदना। वो चीज़ जब मिल जाती है उसके बाद धीरे धीरे उसका मोह ख़त्म हो जाता है और उसका विपरीत प्रभाव आप पर दिखने लगता है। ऐसा आप पे हुआ है, जब आप मोबाइल लाते हैं, शुरू में मोबाइल के प्रति आपका लगाव होता है, नहीं मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, सब बोलेंगे। और जब मोबाइल आपके हाथ में आ जाता है तो मैक्सिमम टाइम आपका मोबाइल खा जाता है ना। उसके बाद में, और अब तो एक नया बहाना भी है कि हम पढ़ के देख के पढ़ रहे हैं, है ना। तो यही कंडीशन हुई थी बंगाल के अंदर। आप लोगों को पता है, जनरली मैं यूँ कहूँगा कि आप लोगों ने जलकुंभी देखी होगी। अब जलकुंभी प्रजाति के जितने भी प्लांट हैं उनको आप लोग देखना, कहीं पर भी अगर पानी के पास में से निकलेंगे तो एक बदबू आएगी, गंध आएगी उसमें से, जहाँ पर जलकुंभी है। हाँ, दूर से अगर आप देखते हैं तो उसमें रोज़ दिन में एक बार, या मैं कहूँगा 2 दिन में एक बार, एक नया फूल खिला हुआ दिख जाएगा। दिखने में फूल काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, सुंदर होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन एक समस्या भी है। समस्या क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ये पानी है, ये मान लेते हैं कि पानी से पूरा भरा हुआ समुद्र है, यहाँ जो भी आपका पोखर है, तालाब है, यहाँ पर वो जलकुंभी तैर रही है। बात समझने जैसी ये है कि जलकुंभी तैरती है, इसके जितने भी सदस्य हैं वो क्या हैं, तैरने वाले सदस्य। अब यहाँ पर इसमें फूल लग गया और कुछ ही दिनों में इनकी संख्या बढ़ने लगती है, और संख्या बढ़ती है तो इतनी गजब की बढ़ती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कायिक प्रवर्धन होता है। और कायिक प्रवर्धन क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मैंने कल आप लोगों को बोला था, कल की जो क्लास थी वो, अगर नहीं देखी वो कल की क्लास तो आज जाके देख लेना। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये फैलना चालू करेगी, नीचे से पानी का तो अवशोषण करेगी, तो एक जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। कहाँ फ़र्क पड़ रहा है सर, इतना अथाह समुद्र है, इतना बड़ा सागर है, या इतना बड़ा आपका पोखर है, तालाब है, उसमें पानी उड़ भी जाएगा, कितना उड़ जाएगा, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जितने भी मत्स्य जीव हैं, मछलियां हैं, या पानी में रहने वाले जो जितने भी सजीव हैं, वो बाहर आकर ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। ऐसा थोड़ी है मछलियाँ बाहर आई, 1-2 किलो ऑक्सीजन ली, वापस अंदर चली गई और आराम से बैठी हुई, ऐसा थोड़ी होता है।
आपको ये पता है कि मछलियाँ जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, ठीक है ना। या मछली हो या कोई भी जलीय जीव हो। कल्पना कीजिए, अब ये जो आपने बनाया है, इसकी हमने बात करी हायासिंथ की, इसमें क्या हुआ कि इसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ये थोड़ा बदमाश किस्म का प्लांट है। ये क्या करता है, बाहर से तो लेता है, जो लेता ही है, पानी के अंदर में जितना भी डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, खींच लेता है। अब बताइए, ऊपर वाली लेयर में ऑक्सीजन की कमी पड़ी कि नहीं पड़ी? हो गई कमी, क्योंकि जितनी लेनी चाहिए थी उतनी ले ली। और हर एक प्लांट अपने आप में अनुकूलित होता है। देखिए, आप किसी स्कूल में थे, वहाँ पर आप अनुकूलित थे, आपके दोस्त सब आपके थे, आपका स्कूल पूरा परिचित था। जैसे ही आपने 11th क्लास के अंदर स्कूल चेंज किया, शुरू में आपने वहाँ पर एडॉप्ट हो गए क्या? शुरू में थोड़ी दिक्कत आई होगी, थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा, दोस्त छूटे हैं, ये छूटा है, वो छूटा है। फिर धीरे धीरे आप अनुकूलित हो जाएंगे और 12वीं तो निकल ही जाएंगे, फिर कॉलेज आएगा, कॉलेज में भी आप अनुकूलित हो जाएंगे। तो शुरुआती दिनों में जब जलकुंभी की जातियाँ हैं उनको यहाँ पर लाया गया, तो ये इस हिसाब से समुद्र के हिसाब से नहीं थी, न इसका वातावरण इस हिसाब से था। अब उन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रहण कर लिया, खींच लिया। तो यहाँ के जो प्लांट होते हैं या यहाँ पर जो चलने वाले जीव जंतु होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बताओ, अब मृत्यु हो गई तो गवर्नमेंट जो इनको पहले सुंदर दिखेंगे तालाब, अच्छे दिखेंगे तालाब, ये दिमाग जिन नेताओं ने लगाया था, जिन लोगों ने लगाया था, उन लोगों के लिए अब एक समस्या उत्पन्न हो गई। और उस समस्या का नाम क्या था, हायासिंथ, यानी कि आपके जलकुंभी से संबंधित जितने भी प्लांट हैं। इसलिए उन्होंने इसे महाविपत्ति का नाम भी दिया और उन्होंने इसे बंगाल का आतंक का नाम भी दिया। अब दिक्कत ये थी कि चलो ऐसा हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, इन जलकुंभियों को हटा देंगे। हटाइए, हटाने की जब कोशिश करेंगे तो वो पुष्प जो गिरेंगे उससे नई जलकुंभी उगेगी। इनमें क्या होती है, कायिक प्रवर्धन होता है, मैंने पहले कहा। तो बड़ी तेज़ी के साथ में कायिक प्रवर्धन होगा और नए प्लांट निर्माण होंगे, छोटे से प्लांट बड़े हो जाएंगे। और ये घटना इतनी जल्दी होगी कि आपको सोचने समझने की क्षमता नहीं देगी। और वही हुआ इनके साथ में। और ये धीरे धीरे पूरे बंगाल के अंदर फैल कर वहाँ के जो जितने भी पोखर तालाब थे उनके अंदर फैल गया। और वर्तमान में ये जो जल विभाग है उसके लिए एक सिरदर्द है। क्यों? मछलियाँ इसमें पनपती नहीं है। अगर उसमें प्लास्टिक और कचरा कुछ गिर गया है उसको तो साफ़ करना बड़ी मुश्किल की बात है। साथ ही साथ में आपने उसको साफ़ भी कर लिया, कुछ समय बाद में वापस जलकुंभी तैरती हुई नज़र आएगी। इसके लिए फिर जर्मनी से मशीनें मंगाई गई और उन मशीनों के माध्यम से इसको खींच कर बाहर निकाला गया। क्या किया गया, देखिए, आप अगर उदयपुर पधारे हैं, मैं बस उदयपुर से हूँ, तो उदयपुर पधारे हैं, उदयपुर में एक सागर है, फतेह सागर। वहाँ पर आप इसे देखेंगे तो आपको कॉर्नर पर ये चीज़ें नज़र आएंगी और उनको मशीन से निकालते हुए भी आप कभी कभी देखेंगे। जनरली यहाँ पर तो नहीं, बाकी दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में उन जलकुंभियों को निकाल करके सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद में इनमें से, अब उनमें मछलियाँ भी मर जाती कुछ, वो तो वही है। सुखाने के बाद में उनके अंदर से सेल्यूलोज प्राप्त होता है। हम जानते हैं, क्योंकि आंटे तो सेल्यूलोज हो गया होगा, हरे पादप के अंदर सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है, आप जानते हैं। और ये सेल्यूलोज जब निकलता है तो इसका उपयोग किस में करेंगे, पेपर बनाने में किया जाता है। लेकिन कहाँ पर होता है, जहाँ पर पेपर बनाने की मात्रा हो। चाइना जैसे देशों के अंदर इनकी भरमार है ना, इनका उपयोग किया जा सकता है। चाइना के अंदर तो भोजन भी कहाँ से निकालेंगे, समुद्र से निकाल के खा सकते हैं। हम इंडिया के लिए, थोड़ा इंडियंस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। चलिए, तो आप ये पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब इसको अपन स्टेप बाय स्टेप करके लिख लेते हैं, क्या है बंगाल का आतंक और क्यों ये फेमस है। ठीक है, क्या है, सागर पब्लिक तालाब या जो भी आपका पोखर है कि सौंदर्यता बढ़ाने के लिए आयात किया गया था। कैसे दे के लाए होंगे ना। आयात करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने बाहर से इसको खरीदा था। क्या कारण है, इनमें
कायिक प्रवर्धन तीव्र होता है। दूसरी बात, इनसे छुटकारा पाना कठिन है। आपकी मर्जी होगी अब इसको बाहर निकाल के फेंक दो, ये मर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, छुटकारा पाना कठिन भी है। और ये क्या है, तो नुकसान कहाँ कर रही थी, जलीय जीवों को, है ना, जलीय जीवों के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह O2 कौन सी, जल में विलय को ग्रहण करती है। थोड़ी सी स्पीड से लिख रहा हूँ, राइटिंग आप देख लेना। ऐसी कंडीशन बन जाती है कि बाहर का जो पानी है, बाहर की जो ऑक्सीजन है, उसके साथ साथ पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको भी ये क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी, और वहाँ पर जो जीव जंतु है उनकी मृत्यु होने लगती है। वहाँ के जितने भी प्लांट है वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, एक अच्छा उदाहरण और बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा गाजर घास, पार्थेनियम। पार्थेनियम एक्चुअल में यहाँ का प्लांट नहीं है, इंडिया का प्लांट नहीं है, वो बाहरी देशों से गेहूं के साथ में आ गया और धीरे धीरे उसने अपना कब्जा जमा लिया। आज परिस्थिति ये है कि गेहूं के खेतों के अंदर आपको पार्थेनियम आराम से दिखेगा, गाजर घास आराम से दिखेगी, और तो और वो इतना हानिकारक है कि अगर आप उसे खींच कर निकाल रहे तो आपके हाथ सड़ जाएंगे या उसकी एलर्जी आपके हाथ को हो जाएगी। यानी वो यहाँ का नहीं है, बाहरी देशों से आया हुआ है, उसका वातावरण अलग था, लेकिन उसको फलने फूलने का मौका पूरा मिला, और वह फलने फूलने का मौका हानिकारक भी सिद्ध हुआ यहाँ की जातियों के लिए। उससे निकलने वाले विषाक्त पदार्थ के कारण भारतीय जितने भी प्लांट हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। जो गेहूँ हैं उनका विकास पूरा नहीं हो पाता। सारा पानी कौन पी जाता है, पार्थेनियम पी जाता है। उसी प्रकार से जो बाहर से हमने खरीद कर, यूँ कहूँगा, या तालाब के अंदर हमने जो लाके डाला है, उसकी वजह से जो तालाब के अंदर का जितना भी इकोसिस्टम था वो गड़बड़ा गया, और वहाँ पर जो मछलियाँ थी वो मरनी प्रारंभ हो गई। अब मछलियों के मरने की वजह से या जलीय जीवों के मरने की वजह से दुर्गंध उत्पन्न हुई, और उस दुर्गंध की वजह से दूसरे सजीव जो थे वो मरने प्रारंभ हो गए। इस प्रकार से पूरा पर्यावरण ही वहाँ का क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। और इस घटना को किस नाम से जानते हैं, इसे हम बंगाल का आतंक कहते हैं, यानी फिर हम कहते हैं हायासिंथ, और यहाँ कहते हैं माँ विपत्ति के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले 12वीं वालों को कि बंगाल का आतंक क्या है, तो मैंने पूरी डिटेल में रामायण गाई है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। हाँ, रामायण से याद आया, जब लॉकडाउन था तो उस समय मुझे 2 बार संपूर्ण रामायण पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वास्तव में जीवन में बहुत ही आवश्यक है कि आप अध्यात्म की तरफ भी मुड़े रहें। चलिए, कहाँ था, वो मिटा दिया। जिस पॉइंट पे हमें बात करनी थी, लैंगिक जनन पे हमको बात करनी थी, यहाँ पर मैंने लिखा था, वो हमने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सीधे टॉपिक पे आएंगे, और वो टॉपिक का नाम है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है लैंगिक जनन, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, समान सजीवों में या समान सजीव जो विपरीत लिंगी हों, जनन क्रिया संपन्न होती है। लैंगिक जनन के अंदर देखिए, सजीव समान होने चाहिए, लेकिन लिंग कैसे होना चाहिए, विपरीत होने चाहिए। यानी कि नर अगर हम बता रहे हैं तो इस प्रकार से, वो मादा हम दिखा रहे हैं तो इस प्रकार से, नर और मादा के युग्म
नो युग्मन जो होते हैं का संलयन, युग्मनज, है ना, जाइगोट का निर्माण होगा, होकर जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए, ये प्रक्रिया एक दिन में 2 दिन में पूरी नहीं हो जाती। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही लंबा समय लगता है। सजीव में एक काल तक वो सक्रिय रहती है, उसके बाद में लैंगिक जनन की क्रिया अपने आप समाप्त हो जाती है। और लैंगिक जनन की जब क्रिया समाप्त होती है तब प्रारंभ होती है वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था? वृद्धावस्था। इन चीज़ों को भी हमें साथ साथ में लिख लेना होगा। और हमको ये लिखना होगा कि देखिए, जब 2 अलग अलग युग्मनज जाकर आपस में मिले हैं, है ना, तो उनसे जो जाइगोट बना है, एक तो शुक्राणु से बना है और एक अंडाणु से बना है। तो ये जो परिस्थिति बनी है, क्या वह अपने पिता का या माता का या जनक का सेम टू सेम होगा, क्लोन होगा? नहीं। तो यहाँ पर ये शब्द हमको लिखना होगा, क्या लिखेंगे? संतति कभी भी क्लोन नहीं होती। संतति कभी भी क्लोन नहीं होती, यानी कि एक जैसी वैसा का वैसा नहीं होगा। हाँ, गाय का बच्चा गाय जैसा होगा, गधे का बच्चा गधे जैसा होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा होगा, लेकिन उसका क्लोन नहीं होगा, है ना। उसका क्या नहीं होगा? क्लोन नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने कायिक प्रवर्धन में बात करी, उस प्रकार से इसमें क्लोन नहीं होगा। अब एक बात देखते हैं कि आखिरकार लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है कब होता है। तो यह प्रक्रिया नया पॉइंट से लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी, क्या है ये? वह लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया है। धीमी भी है, बहुत ही धीरे धीमी होगी, और कैसी है? एक लंबी प्रक्रिया भी है। जैसे मैं बात करूं, धीमी और लंबी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यह प्रक्रिया जंतुओं में किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। प्रारंभ होती है। अब आप कहेंगे किशोर कब? टीनेज। 13 साल का कोई व्यक्ति है, 12 साल का कोई व्यक्ति है, वहाँ से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। किशोरावस्था के अंदर क्या होंगे? युग्मक बनने प्रारंभ हो जाएंगे। नर युग्मक या मादा युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? युग्मक। वो नर है या मादा है, बनने प्रारंभ होंगे। लेकिन जो पादप है या पादपों में, इसे कायिक अवधि कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? कायिक अवधि या कायिक प्रावस्था। आपने देखा होगा, आपने कभी भी देखा होगा, आम जैसे आपने घुटने लगे आम की और प्लांट हल्का सा 2 पत्ते निकले और उसके आम लग गया होगा, नहीं लगा ना?
पहले उसकी वेजिटेटिव जितनी भी ग्रोथ होनी थी उतनी ग्रोथ उसकी हुई, उसको जितने वर्ष लगने थे बड़े होने में उतना वर्ष लगा, उसके बाद में उस पर फल लगा। ऐसे ही इंसान का जन्म होता है, छोटा बेबी होता है, फिर बड़ा बड़ा होगा, आकार बढ़ेगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, फिर जाकर के वो योग्य हो जाता है लैंगिक जनन के, फिर वो अपने संतान को उत्पन्न कर सकता है। तो ये एक प्रक्रिया है। जब ऐसी प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे? किशोर अवस्था। यानी कि जब वो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है उसे हम क्या बोलेंगे? किशोर अवस्था। अब जो ये कायिक प्रवस्था है पादपों के अंदर वो मौसमी होती है ना। तो देखेंगे पादपों में कायिक प्रवस्था जीवन काल में एक बार, कई बार ऐसा होता है। आप लोगों ने देखा मक्का अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प आता है, गेहूँ अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प आता है ना। 2 बार या 2 वर्षीय तो 2 बार, अनेक बार, से गुजरता है। अब हो गया, देखिए जैसे मान लो पपीता है, पपीता के एक टाइम पीरियड तक फल लगेंगे, उसके बाद अगले मौसम में पेड़ लगेंगे। तो मौसम के आधार पे हुआ कि नहीं हुआ? नींबू है, ऐसा थोड़ी है नींबू में फल लगते ही रहेंगे, नहीं। उसी प्रकार से आपके पास में ऑरेंज है, हमेशा हर मौसम में ऑरेंज नहीं आएंगे। आप देखना, फल वाले के पास जाना, मौसमी फल आपको मिलेंगे। मौसमी फल मतलब क्या हो गया? जिस मौसम के आधार पर फल है वो आपको मिल जाएंगे। और ये भी कब निर्भर कर रहा है? जो कायिक प्रवस्था है उनकी, सजीवों की, वो कितनी बार है ना उन पुष्प को उत्पन्न करने के समय मिल रहा है। जैसे हम यहाँ पर एक नोट डाल के लिख सकते हैं, एक नोट डालेंगे और लिखेंगे कि जो बांस है, बम्बू, बांस में 50 वर्ष या 100 वर्ष में एक बार क्या होता है? कायिक प्रवस्था आती है। देखिए कितनी विचित्र बात है। 100 सालों में कभी उस प्लांट पर फूल आएंगे। अब इंसान तो नहीं देख पाएगा, जिसकी हमारे जैसे इंसान है, एक लिमिट आई हुई है। मैंने क्या बोला, आजकल 60 साल हो गई है, तो वो व्यक्ति थोड़ी देख पाएगा 100 साल के प्लांट में। इस तरह से उसका अध्ययन जारी रहेगा और आगे देख पाएगा। तो हमें ये समझना है यहाँ पर कि लैंगिक जनन की जितनी भी प्रक्रिया है, जिनमें पुष्पन हो रहा है, जहाँ पर पुष्प लग रहे हैं, हम पढ़ेंगे, बाह्य दल पढ़ेंगे, दल पुंज पढ़ेंगे, दल पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में जब आगे अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें जायांग है, वर्तिकाग्र हैं, है ना, और अंडाशय के बारे में बात करेंगे, उनमें पुंकेसर की बात करेंगे, पुतंतु की बात करेंगे। उधर हम जब जूलॉजी पढ़ेंगे तो हम शुक्राणु की बात करेंगे, अंडाणु की बात करेंगे, शुक्राशय की बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। पर उससे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि लैंगिक जनन आखिर किस प्रकार की प्रक्रिया है। अब क्या बचा? आज के टॉपिक को जो हमें पढ़ना था वो तो हमने पढ़ लिया। अब बचता है हमारे पास में मध चक्र और रज चक्र, ये भी हमको पढ़ना है। कल क्लास इसी से प्रारंभ होगी। और आज का एक अच्छा सा प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न यही है कि मनुष्य यानी कि जो मानव है उसमें कौन सा चक्र है? मध चक्र है या ऋतु चक्र है या रज चक्र है या ये तीनों एक ही है, ये तीनों अलग अलग हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे कर देंगे तो ही बात नहीं चलेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में करिए ज़्यादा, क्योंकि दूसरे लोग उससे प्रेरित होते हैं। व्हाट्सएप आप और मेरे बीच में हो जाता है और दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। चलिए, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, और नया टॉपिक होगा रज चक्र और मध चक्र। और कल हम आनुवंशिकता के बारे में भी पढ़ेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कल का। तब तक कोई दिक्कत है तो आप YT ST
2022 यानी कि खाली 22, आपका नाम और ये नंबर 9928544989 पर आप मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे, और क्या प्रश्न की डिफ़िकल्टी है वो भी छोड़िए, और कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, अच्छा लग रहा है तो भी कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।